दोस्तों स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के साथ जो महिला रोते हुए दिखाई दे रही है, यह महिला वो बदनसीब मां है जिसकी बेटी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की और उसके बाद उसे खत्म कर दिया। दोस्तों जब सिस्टम से यह मां थक हार गई और इसे न्याय नहीं मिल रहा था, तो यही मां सिस्टम बनने की कोशिश की, सिस्टम बनने के लिए ठान लिया और ममता सरकार को चैलेंज कर दिया, ममता सरकार को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उसी ममता की जड़ों को हिला दिया और चुनाव जीतकर एमएलए बन गई। दोस्तों आज मैं उसी मां की पूरी कहानी लेकर आया हूं और वो कहानी भी बताऊंगा कि इनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ और कैसे ये बीजेपी के साथ जुड़ी, कैसे ये राजनीति में आई और कैसे जिस सीट पर 2011 से लगातार टीएमसी का गढ़ माना जाता था और लगातार टीएमसी जीत रही थी, उसी सीट पर उस किले को ढा दिया और एमएलए बन गई। और जब प्रचार कर रही थी तो लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे थे। जब ये लोगों से वोट मांगने जा रही थी तो जनता इनसे हाथ जोड़ ले रहा था कि वोट आप ही को देंगे। दोस्तों आज मैं उसी भावुकता की कहानी आप लोग के सामने लाया हूं, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि जब इन्होंने नामांकन करने की कोशिश की बीजेपी की तरफ से तो अड़चने क्या क्या आई। दोस्तों जब इन्होंने नामांकन करने की कोशिश की तो जिस महिला के बारे में मैं बता रहा हूं, इस महिला को टीएमसी ने बार बार अनपढ़ जाहिल कहा। दोस्तों जिस मां के नामांकन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, गो बैक के नारे लगाए, जिस मां ने कहा कि मेरी दुश्मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है, जो मां जब प्रचार में जनता के बीच गई तो जनता खुद रो दी और जनता की आंखों में आंसू थे। दोस्तों जिस मां के साथ खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वो मां अब विधायक बन चुकी है। आज मैं दोस्तों उसी की पूरी कहानी लेकर आया हूं, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको 2 साल पहले चलना पड़ेगा। दोस्तों आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में एक घटना घटित हुई कलकत्ता में। दोस्तों 2024 की 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेहद ही क्रूर और अनैतिक कृत्य किया गया और उसे जान से खत्म कर दिया गया। दोस्तों पीड़िता को आमतौर पर उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है और इसीलिए इस घटना को अभय या निर्भय नाम दिया गया। दोस्तों 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, लगातार वो लड़की, वो बेटी 36 घंटे ड्यूटी की थी और वो पूरी तरीके से थक चुकी थी और इसी वजह से वो उस अस्पताल के परिसर में गई जहां पर लोग आराम करते हैं या फिर हम ये कहें डॉक्टर या डॉक्टर के स्टाफ जो हैं वो आराम करते हैं और रात का ये समय रहता है दोस्तों। लेकिन जब वो अस्पताल में उस परिसर में आराम करने जाती है तो दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। और दोस्तों ये घटना इस पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर रख देता है और उस बेटी की जिंदगी को खत्म कर देता है। दोस्तों जब सुबह करीब 9:30 बजे उस सेमिनार वाले रूम में देखा गया तो पता चला कि उस फ्लोर पर उस बेटी की शव जो है वो पड़ा हुआ है और बेहद ही अनिश्चित अवस्था में। दोस्तों जब ये तमाम चीजें देखी गई और उसके बाद जब इसके ऊपर जांच बैठी और इन तमाम प्रक्रिया का जांच किया गया, इस मामले की जांच की गई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि यहां पर यौन हिंसा के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। दोस्तों शुरुआत में अस्पताल जो प्रशासन था वो इसे खुदकुशी का नाम दे दिया और परिवार से कह दिया कि यह खुदकुशी थी, लेकिन दोस्तों बाद में जब इसकी सीबीआई जांच हुई तो इसमें स्पष्ट सबूत मिले और उसके बाद एक आरोपी को इसमें मेन आरोपी बनाया गया। जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ जो है पूरे देश में आक्रोश फैल गया, पूरा देश इसको लेकर आक्रोशित हो गया और जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और प्रशासन दोस्तों बार बार इस घटना को कवर करना चाहता था, सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और देरी के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगातार लग रहे थे। यहां तक कि दोस्तों एफआईआर भी बहुत देर के बाद दर्ज करी गई और इसमें मेन आरोपी जो आया उसका नाम था संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई जांच हुई और उसके बाद 2025 में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की
संजय राय को सजा सुना देती है। लेकिन दोस्तों ये घटना जब पूरे देश में वायरल होती है तो आग की तरफ फैलने लगती है। कोलकाता और देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होता है। लेकिन दोस्तों जो मां थी, जो पिता थे, पिता जो दर्जी का काम करते थे, 16-16 घंटा वो काम करके अपनी बेटी को कर्ज लेकर पढ़ने के लिए भेजा था, उसके साथ जो दरिंदों ने किया वो बिल्कुल ही अनैतिक चीज थी और पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश फैला। एक मां ने उसी दिन कसम खाया कि मैं अपने बाल तब संवारूंगी जब हमारे बेटी को न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय से, इस न्याय व्यवस्था से एक मां संतुष्ट नहीं होती है और न्याय के जब तमाम दरवाजे वो मां खटखटाती है तो उसे न्याय की उम्मीद केवल राजनीति वाले दरवाजे से निकलती दिखती है। और इसी वजह से ये मां थक हार जाती है जब सिस्टम से, तो खुद सिस्टम बनने की कोशिश करती है और उसके बाद बीजेपी से जाकर मिलती है। आगे की कहानी दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर राजनीति में एंट्री कैसे हुई और नरेंद्र मोदी उस सीट पर जब प्रचार करने गए तो क्या हुआ। दोस्तों ममता सरकार पर इस घटना का जो असर हुआ वो ममता अब इसके बाद कभी भूल नहीं पाएंगी। दोस्तों मां रत्ना देवनाथ, यही वो मां थी, मां रत्ना देवनाथ, परिवार के साथ राज्य सरकार की मुआवजे की, जब राज्य सरकार ने इनके मुआवजे की पेशकश की तो रत्ना देवनाथ जो मां थी पीड़िता की, वो इस ऑफर को ठुकरा देती हैं, इस मुआवजे को ठुकरा देती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण न्याय चाहिए, क्या हुआ था उस दिन, सच्चाई क्या है, क्यों हुआ था, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, जितने लोग जिम्मेदार थे उन सभी को सलाखों के पीछे या फिर फांसी होनी चाहिए। दोस्तों रत्ना ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अपनी बेटी के लिए लड़ेंगी और बाल को तब तक नहीं संवारेंगी जब तक उनकी बेटी को पूर्णतया न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों एक मुद्दा अपनी बेटी को न्याय दिलाने की और दूसरा मुद्दा उन तमाम महिलाओं की आवाज उठाने की जो इस प्रकार की घटनाओं से उनके ऊपर घटित होती है, या फिर उन महिलाओं की आवाज जो है वो विधानसभा में उठाने की जिन महिलाओं की आवाज दब जाती है। ये मां चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद ये चुनाव जीत जाती हैं। सरकार और प्रशासन इस मामले को दोस्तों लगातार लीपापोती करती रही और इसीलिए ये मां जिनका नाम था रत्ना देवनाथ, ये ममता बनर्जी को सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती हैं और उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू करती हैं। यह घटना दोस्तों सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति में टीएमसी के खिलाफ गुस्से का एक बड़ा प्रतीक बन गई और यही घटना इस बार के चुनाव में टीएमसी को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी इसी घटना की वजह से। आगे कहानी सुनिए और इस परिवार की हालत को जरा समझने की कोशिश करिए। परिवार की हालत दोस्तों, पिता थे परिवार में शेखर रंजन देवनाथ, एक दर्जी थे, एक दर्जी जो स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों के सिलते थे, दूसरों के कपड़े, छोटे मोटे बिजनेस किया करते थे। तकरीबन 16-16 घंटा ये परिवार के लिए काम करते थे, गुजारा चलाने के लिए मेहनत करते थे और इसलिए काम करते थे ताकि ये इनकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन जाए, दुख कट जाए और बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए। दोस्तों लेकिन उसी दौरान जो है दरिंदों ने उस बेटी के साथ इतना गलत काम कर दिया कि उस बेटी की जिंदगी चली गई। बेटी इकलौती थी और इसीलिए वो परिवार के हीरे के तौर पर थी। रत्ना देवनाथ, उनकी उम्र जो है वो 54 साल है 2026 में जब ये चुनाव लड़ी। इसके अलावा दोस्तों वही घर संभालती थी और परिवार की रीढ़ भी मानी जाती थी। बेटी की पढ़ाई के लिए इनके ऊपर काफी कर्ज था जो धीरे धीरे अब चुकता किया जा रहा था। दोस्तों अब समझिए कि आखिरकार राजनीति में एंट्री कैसे कर पाई। दोस्तों 2025 में रत्ना देवनाथ ने कहा कि कानूनी सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए वो खुद इस व्यवस्था में घुसना चाहती हैं। अब खुद उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया, एक स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया और पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिल गया। उन्होंने टिकट मांगा और बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब पानीहाटी जो है वो टीएमसी का गढ़ था। यहां पर 2011 से टीएमसी लगातार जीत रही थी और ये वो गढ़ था जहां से टीएमसी को हराना जो है वो लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग था, अन्य चुनाव से एकदम अलग था। 3 बार के 2011 से 21 तक के चुनाव से बिल्कुल अलग था। रत्ना देवनाथ पर टीएमसी नेताओं ने उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्हें अनपढ़ और तमाम चीजों को लेकर लगातार तंज कसे और जनता ने यह बात जब सुनी और देखी तो जनता को लगा कि ये तो एक पीड़िता की मां के साथ बहुत गलत हो रहा है और इसीलिए जनता का पूरा वोट और भावुकता इस मां के साथ चला गया। नामांकन के दौरान दोस्तों टीएमसी के गुंडे बार बार इस मां को परेशान कर रहे थे, इस पीड़िता की मां को परेशान कर रहे थे, नामांकन के लिए रोक रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे,
पथराव कर रहे थे और उन्होंने उसी समय कहा कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो ममता बनर्जी है, क्योंकि अगर वो चाहती तो उन्हें उसी समय न्याय मिल जाता हमारी बेटी को। अब दोस्तों समझिए कि प्रचार के दौरान क्या क्या हुआ जब ये प्रचार कर रही थी इस बार के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला और इसीलिए इस व्यवस्था में आई हूं, ममता बनर्जी मेरी दुश्मन है, और प्रचार के दौरान वो जहां भी जाती वहां भावुक हो जाती और बेटी की याद में आंसू बहाने लगती। यहां तक कि केवल यही भावुक नहीं होती, जो लोग इनसे मिलते, जिन जनता से जाकर मिलती, उनको काकी मां कहती और उनके साथ जब वो हाथ जोड़ती तो लोग उनके हाथ पकड़ लेते और शायद ये विश्वास दिलाते कि इस बार जीत आपकी ही होगी। और आगे चलकर जब परिणाम आया तो इसी मां की जीत जो है वो सुनिश्चित हुई। दोस्तों उन्होंने वादा किया कि अगर जीते तो आरजे कर मामले की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने उजागर करूंगी और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए लड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों 24 अप्रैल 2026 को जब पानीहाटी में उस विधानसभा में गए जहां पर रत्ना की रैली थी, दोस्तों उसी समय उनको इतना समर्थन दिया गया और नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत किए। उनकी कुर्सी और रत्ना की कुर्सी, दोनों लोगों की कुर्सी जो है वो बगल में रखी गई थी और दोनों बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कान में उनसे कुछ कहा। उनकी आंखों से आंसू आने लगे, रत्ना जी की आंखों से आंसू आने लगे और वो आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मंच से सामने सारी जनता उनको इस आंसू से देख रही थी, इस उम्मीद से देख रही थी कि इस बार ये विधायक बनेंगी। उनकी आंसुओं को देख रही थी कि एक मां के आंसू किस तरीके से गिर रहे हैं। दोस्तों नामांकन के समय दोस्तों हिंसा भी हुई, परेशानी के आरोप लगाए गए इस मां के थ्रू और यह भी कहा गया कि जो टीएमसी है वो बार बार इनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों जब चुनाव का रिजल्ट आया तो रत्ना देवनाथ भारी अंतर से चुनाव जीत चुकी थी। रत्ना देवनाथ जो बीजेपी की तरफ से थी उनको 87,977 वोट मिले और तकरीबन ये परसेंटेज के हिसाब से 50% से भी अधिक के वोट हैं। तीर्थंकर घोष जो टीएमसी के कैंडिडेट थे उनको 59,141 वोट मिलते हैं और इन दोनों के अंतर की अगर बात करें तो 28,836 वोटों का अंतर रहता है और उस जगह पर जिसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता था। बीजेपी ने इस सीट पर टीएमसी का किला तोड़ दिया और रत्ना ने बाल संवारने का वादा अपना पूरा किया कि अभी तक उन्होंने बाल नहीं संवारा और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वो बाल जो है वो नहीं संवारेंगी। देवनाथ अब एमएलए बन चुकी हैं, उनकी मुख्य लड़ाई सदन के अंदर अब शुरू होगी। लेकिन दोस्तों टीएमसी का एक ऐसा गढ़ जहां पर 2011 से लगातार टीएमसी जीत रही थी और बड़े पैमाने पर जीत रही थी, वहां पर एक बेटी जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, उसकी मां जब सिस्टम में घुसने की कोशिश की और चुनाव लड़ी तो जनता ने उन्हें भर भर कर वोट दिया और उन्हें विधायक बना दिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस पर और आप क्या सोचते हैं इस मां के बारे में, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप बने रहे यूथ नेशन के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।